Hey guys, welcome to Quanta, and this one is lecture number 7 on statistical mechanics. In the previous lecture, we were discussing about basics of statistical mechanics. So once again, here we will also discuss basics of statistical mechanics. This is in continuation of that lecture. Okay, so in the previous lecture we have discussed distinguishability and indistinguishability of particles. Okay, and it was a little bit clear, but as I have said, that will be more clear in the more clear after sheet discussion, because you will see the importance of that topic in sheet. Okay, so let me move next. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिकल लिमिट. थर्मोडायनेमिकल लिमिट. थर्मोडायनेमिकल लिमिट. कुछ बेसिक पॉइंट्स है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो थर्मोडायनेमिकल लिमिट देखो क्या होता है. लेट यू हैव ए सिस्टम एंड देयर आर लेट n particles in your system, n particles, and the volume of the system is v. ये आपके पास कोई सिस्टम है. इफ अगर ऐसा सिचुएशन होता है, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ऑल्सो v टेंड्स टू इंफिनिटी such that n, the number density n by v is finite. ऐसा कुछ सिचुएशन अगर है किसी सिस्टम में कि n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, ऑल्सो v टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब सफिशिएंटली लार्ज वॉल्यूम है. v टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, चलो इसको बाद में कर दूंगा. v टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल के कंपेरिजन में सिस्टम का वॉल्यूम काफी बड़ा हो. v टेंड्स टू इंफिनिटी इज इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल. वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, ऑब्वियसली अगर सिंगल पार्टिकल के वॉल्यूम से सिस्टम का वॉल्यूम काफी बड़ा हो तो इस टाइप का सिचुएशन होगा, एक मैक्रोस्कोपिक टाइप से सिस्टम बन जाएगा. जैसे यहाँ पर इसकी बात करूँ एक मार्कर के ढक्कन की, तो इसमें जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है उससे इसका जो वॉल्यूम है वो काफी बड़ा है. तो इन दो सिचुएशन में, और प्लस में ये भी सिचुएशन साथ में कि n बाई वी फाइनाइट हो, मतलब दोनों ही काफी बड़े बड़े हों तो ही तो ये फाइनाइट होगा. ठीक है. If n tends to infinity and also v tends to infinity such that this is finite, this condition is known as thermodynamical limit. अब वो इसका नाम क्यों है thermodynamical limit वो भी समझ में आएगा. This condition is known as thermodynamical limit. क्लियर है. अब इसको थर्मोडायनेमिकल लिमिट क्यों बोलते हैं वो देखो. सिंस इन दिस पर्टिकुलर केस you are able or you can to do study the system macroscopically, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सिस्टम मैक्रोस्कोपिक है. आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम बहुत बड़ा है एक सिंगल पार्टिकल के वॉल्यूम से तो ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक है, वहां पे बहुत सारे पार्टिकल है. सही है. तो यू कैन स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लिखता हूं, इन द थर्मोडायनेमिकल लिमिट, इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट we can study system thermodynamic macroscopically. सिस्टम इज मैक्रोस्कोपिक राइट नाउ, तो आप उसको मैक्रोस्कोपिकली स्टडी कर सकते हो. ठीक है. और इट मीन्स दैट you can apply thermodynamics on these kind of systems. We can apply thermodynamics on these kind of systems.
जहां पर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है उस टाइप के सिस्टम्स पे आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिकल लिमिट। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस लिमिट में आप सिस्टम को मैक्रोस्कोपिकली स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? चलो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ऑफ सिस्टम, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक मैक्रोस्कोपिकल वेरिएबल्स, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल भी बोल देते हैं, बट अभी एक्सट्रिंसिक वेरिएबल लिखो एक बार। देखो क्या होता है इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट, इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट जो अभी आपने राइट में पढ़ी है, इफ ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इफ ए प्रॉपर्टी और वेरिएबल, वो एक ही बात है ना, वेरिएबल, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। इफ ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख लो कोई बात नहीं यार। इफ ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट ऑन size of system, then it is extrinsic property of the system, then it will be called as, then it is its extrinsic property of the system, extrinsic property of the system, of system। साइज पर डिपेंड करे, ठीक है। और साइज पर भी डिपेंड कैसे करे कि अगर आप साइज को बढ़ाओ तो प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाए, अगर साइज को घटाओ तो प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाए। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम है, प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम है, साइज ऑफ सिस्टम है। अगर आपने सिस्टम को प्रॉपर्टी है, अगर मैं मान लूँ कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है कुछ भी, अगर आपने साइज ऑफ सिस्टम घटाया तो प्रॉपर्टी घटेगी, अगर आपने साइज ऑफ सिस्टम को बढ़ाया तो प्रॉपर्टी भी, सॉरी साइज ऑफ सिस्टम को इंक्रीज किया तो प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। थर्मोडायनेमिकल लिमिट में लेना होता है, ये ध्यान रहे। तो मतलब एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेना पड़ेगा और फिर बात करनी पड़ेगी, सही है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के केस में ही हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस आर नॉट बेसिक्स ऑफ स्टैट मैथ, these are from thermodynamics, but why I am discussing, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अराइज होंगी और मैं डायरेक्टली स्टैट पे आ रहा हूँ तो कुछ चीजें ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। ये आपका सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अगर मैं इस सिस्टम को चाकू से काट दूं, ऐसे काट दूं, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो ऐसे होगा। एक नया सिस्टम बना दो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में पहले जैसे मान लो आपके सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और v इसका वॉल्यूम था। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम अब कुछ और है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कुछ n1 हो गए, जो कि ऑब्वियसली n से कम होंगे। तो साइज जैसे आपने सिस्टम का डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कम हो गए एंड वॉल्यूम भी कम हो गया। तो these two things, these are the property of the system and these two properties are extrinsic property of the system because they are decreasing in proportion to the decrease in size। सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो n and v, और भी कोई एग्जांपल है लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल, v वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी एंड internal energy, Helmholtz free energy and Gibbs free energy and
and enthalpy, all these are extrinsic properties of the system. Extrinsic properties of system. इन सब के साथ में यही होगा, अगर आप सिस्टम को काट के छोटा कर रहे हो तो ये चीजें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। एंड दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप पे दो सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम ये है सिस्टम 1 और एक सिस्टम ये है, ठीक है। अब इसका जैसे मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 हो, इसका वॉल्यूम v1 हो, इसमें एंट्रोपी s1 हो, और इसमें ही ऐसे पैरामीटर एंट्रोपी s2 हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 हो और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम v2 हो। तो अगर आप इन दोनों सिस्टम्स को मैच करा दोगे, एक कंबाइंड सिस्टम बनाओगे, तो उसका जो वॉल्यूम है वो v1 प्लस v2 हो जाएगा, जो एंट्रोपी है वहां पर s1 प्लस s2 हो जाएगी, एंड जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो n1 प्लस n2 हो जाएंगे, बिकॉज दीज वर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर दो सिस्टम को कंबाइन करोगे तो वहां पर वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, और हमेशा ये ध्यान रहे कि ये सब चीजें थर्मोडायनेमिकल लिमिट में ही डिस्कस होती है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, सॉरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। वंस अगेन दिस मतलब दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट। सो फर्स्ट वर्डिंग क्या होगी? इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट, in thermodynamical limit, if a property of system is independent of size of system, जो साइज को आप छोटा बड़ा करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, इस टाइप का प्रॉपर्टी आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। लाइक ये आपका कोई सिस्टम हो, ठीक है। अब इसमें जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो और v इसका वॉल्यूम हो, और नंबर डेंसिटी क्या होगी? स्मॉल n हो, n बाई वी, एंड लेट t यहाँ पर टेम्परेचर हो सिस्टम का, p सिस्टम का प्रेशर हो, और अब मैं अगर और इंटरनल एनर्जी भी चलो E हो। इस टाइप से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैंने डिफाइन कर दिया सिस्टम के लिए। अब अगर मैं सिस्टम का कुछ पार्ट ऐसे काट लूं और उस पार्ट को ऑब्जर्व करूं, जो छोटे वाला पार्ट है उसको ऑब्जर्व करूं, अगर उसमें जो चीजें हैं उस साइज में जो डिक्रीमेंट किया है मैंने, अगर उसके वो डिक्रीज हो रही है तो वो आपकी मतलब क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज में डिक्रीमेंट करने से, मतलब इसको काटने से अगर वैसी की वैसी रह रही है जैसे पहले थी, तो वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सिस्टम। तो यू कैन सी दैट हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल चेंज, एंड एनर्जी विल ऑल्सो चेंज, and obviously if I will define entropy, then entropy will also change, ठीक है। but the number density of particle n will remain same, and the pressure and temperature will also remain the same, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है, जो था वही रहेगा। these three are intrinsic properties of the system, and always we define intrinsic or extrinsic both the things in thermodynamical limits. System should be sufficiently large so that you can study that microscopically, ठीक है, macroscopically, sorry। next topic है
मैक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मैक्रो स्टेट। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। मैक्रो स्टेट, व्हाट इज मैक्रो स्टेट? और अभी स्टेट का बेसिक शुरू हुआ है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पॉइंट थे जो कई बार क्वेश्चन में अराइज हो जाए तो हमें पता रहे। नेक्स्ट है मैक्रो स्टेट, इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी, मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम। व्हाट इज मैक्रो स्टेट फॉर ए सिस्टम? बताओ क्या होती है। देखो, बहुत से लोग पढ़ लेते हैं पूरी स्टेट, लेकिन मैक्रो स्टेट एक्चुअल में होता क्या है वो पता नहीं चलता है। वो बहुत सिंपल सी चीज है, देखना क्या है। स्पेसिफिक, मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ डेफिनेशन, और हालांकि लिखवाने की जरूरत भी नहीं पड़े फिर। देखो, ये मान लो आपका सिस्टम हो, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है वो डिफाइन करना, इस सिस्टम के लिए मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना, एक मैक्रो स्टेट डिफाइन करना होता है। सिस्टम का एक मैक्रो स्टेट क्या होता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं? लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर, दीज आर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। एंट्रोपी, वो आप अगर इस सिस्टम के लिए स्पेसिफाई कर दो तो यू आर डिफाइनिंग ए मैक्रो स्टेट, ठीक है। लाइक मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर 100 पार्टिकल्स है और इस सिस्टम का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 234 केल्विन। तो आई हैव स्पेसिफाइड 3 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, एंड ये चीज स्पेसिफाई करना, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लिखना, ये होता है कि जो सिस्टम है राइट नाउ इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में है। अब मैं इस सिस्टम के लिए ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम रखूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अलग चेंज कर सकूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं, इसका वॉल्यूम भी सेम रखूं, बट मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं कि 543 केल्विन कर दूं, तो दिस इज अनोदर मैक्रो स्टेट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास सिस्टम है, उसका मैं टेम्परेचर वही रखूं और वॉल्यूम कम कर दूं। वॉल्यूम 10 था, अभी 5 मीटर क्यूब कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी 100 रखा और टी को भी कुछ भी कर दूं, 300 केल्विन कर दिया, चलो 300 केल्विन कर दिया। दिस इज अनोदर मैक्रो स्टेट। तो मैक्रो स्टेट इज व्हाट? स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल, मैक्रोस्कोपिक बोल दो या थर्मोडायनेमिक बोल दो, मैक्रोस्कोपिक, और ब्रैकेट में मैं थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स फॉर ए सिस्टम is defining macro state of the system, is defining macro state of the system, macro state for the system या of the system, for the system। ये आप एग्जांपल उतार लेना इसके नीचे। व्हाट इज मैक्रो स्टेट? स्पेसिफाई कर दो कि इस सिस्टम के पैरामीटर्स, जो भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। एनर्जी 100 जूल है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका 300 है, इसका जो वॉल्यूम है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब है। दिस थिंग इज ए मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और अब एक बात समझ में आ गई, इन जनरल ए सिस्टम कैन बी इन मैनी मैक्रो स्टेट्स। कुछ भी मैक्रो स्टेट आप डिफाइन कर सकते हो वहां पे, सही है, इन जनरल। और कई बार है ना आप डिफाइन ना करो, लाइक है ना आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जो सराउंडिंग है, उसकी वजह से सिस्टम की जो मैक्रो स्टेट है वो डिफरेंट होती रह सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे आपने नहाने के लिए बाल्टी में पानी रख दिया सर्दियों के टाइम में गर्म करके, ठीक है, बाल्टी बना दो इस टाइप से, ठीक है।
आपने अगर इसको 1 घंटे रख दिया गर्म करके, तो टाइम के साथ इसका टेम्परेचर बदलता जाएगा। तो जो जैसे 1 घंटे में बहुत सारी मैक्रो स्टेट से सिस्टम गुजरेगा, बहुत सारी मैक्रो स्टेट से सिस्टम पास होएगा, कि कभी उसका टेम्परेचर 80 डिग्री था, कभी 60 डिग्री होगा, कभी 50 डिग्री होगा, कभी 40 डिग्री होगा। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सिस्टम के लिए हर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो स्टेट डिफाइन होगी। सही बात है कि नहीं है? तो इस सिस्टम इन जनरल कैन हैव मैनी मैक्रो स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। इस सिस्टम in general can have many macro states, many macro states। बहुत सारी मैक्रो स्टेट्स हो सकती है, आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दूं कि लाइक एक क्लास होती है। ठीक है, अब क्लास में मान लो 200 बच्चे हो। ठीक है, अब 200 बच्चों में से अगर मैं बात करूं डेली की, कभी 180 आ रहे हैं क्लास लेने, कभी 170 आ रहे हैं, कभी 150 आ रहे हैं, कभी 130 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेली चेंज हो रहा है। हाँ, रूम का वॉल्यूम सेम है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेली चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसका जो मैक्रो स्टेट है, अगर कोई डिफाइन करता है बाहर से, तो हर दिन अलग अलग है। कभी 180 पार्टिकल्स है, कभी 170, कभी 140, कभी 130। तो इस टाइप से मैक्रो स्टेट सिस्टम का कई हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो स्टेट की। माइक्रो स्टेट्स फॉर ए सिस्टम, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से पल्ले नहीं पड़ता बच्चों के, बट बहुत सिंपल है। वो पढ़ा क्यों नहीं मुझे नहीं पता। माइक्रो स्टेट्स फॉर ए सिस्टम, देखो क्या होता है। पहले तो एक बात समझो कि जो माइक्रो स्टेट्स है दैट आर डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। लिखो और फिर बताता हूं क्या मामला है। माइक्रो स्टेट्स आर डिफाइंड या आर डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट एक मैक्रो स्टेट के लिए डिफाइन होती है। अब देखो, मान लो कोई सिस्टम है आप पे। ठीक है, सिस्टम कैन हैव मैनी मैक्रो स्टेट्स। तो हर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग, मान लो उसके 5 मैक्रो स्टेट है, ABCD बात करूं मैं, तो हर मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट डिफाइन होता है। हर मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। ये बात मैंने बोली, माइक्रो स्टेट्स आर डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। ठीक है, पहली बात होती क्या है, द वेरियस इंटरनल अरेंजमेंट्स, वेरियस इंटरनल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, इंटरनल डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। इंटरनल, वेरियस इंटरनल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द सिस्टम in a particular macro state are known as, various internal arrangements of the system in a particular macro state are known as microstates of the system, corresponding to that macro state, corresponding to that macro state। अभी मैं समझाता हूं एक बार। जैसे मान लो आप पे कोई सिस्टम हो और उसका आपने कुछ मैक्रो स्टेट डिफाइन कर रखा हो। लाइक we लेते एक बार,
जैसे ये मान लो सिस्टम है, इसके लिए आपने एक मैक्रो स्टेट डिफाइन कर गया, एक पर्टिकुलर कोई मैक्रो स्टेट में है। मैक्रो मैक्रो स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन कर देना। मान लो मैंने 100 नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्पेसिफाई कर दिया, वॉल्यूम स्पेसिफाई कर देना, लेट 1 मीटर क्यूब कर दिया, और लेट एनर्जी इसका कर दिया मैंने 1000 जूल। ठीक है, तो ये एक मैक्रो स्टेट मैंने डिफाइन कर दिया सिस्टम के लिए। सिस्टम राइट नाउ इस मैक्रो स्टेट में है। तो अब सिस्टम के जो 100 पार्टिकल्स हैं वो इस 1000 जूल को वेरियस वेज में रियलाइज कर सकते हैं, है या नहीं है? तो जो वेरियस डिस्टिंक्ट वेज जिसमें 1000 जूल कैन बी रियलाइज्ड आर माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। द various internal distinct arrangements of the system in a particular macro state are known as microstates of the system corresponding to that macro state। ठीक है, अब देखना, समझना एक बार अच्छे से। मान लो आप है ना, थोड़ा सिंपल से समझो कि आप है ना 100 स्टूडेंट्स हो क्लास में, ठीक है, और मैं लेट बाहर से 1000 चॉकलेट्स मंगवा लिया आपके लिए, ठीक है, और आप 100 स्टूडेंट्स हो। तो ये जो 1000 चॉकलेट्स है, रूम में तो 1000 चॉकलेट है जो है अपने पास में, बट वो 1000 चॉकलेट्स बहुत सारे वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती। सिमिलर वे में जो 1000 जूल है वो बहुत सारे वे में पार्टिकुलर रियलाइज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यही रहे, और इंडिविजुअल पार्टिकल है, कभी किसी पार्टिकल की 2 है, उसी पार्टिकल की कभी 100 है, उसी पार्टिकल की कभी 3 है। इस टाइप से वेरियस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इंटरनली, बट एज ए होल द पार्टिकल का जो मैक्रो स्टेट है वो सेम रहेगा। मैक्रोस्कोपिकली पार्टिकल मतलब सिस्टम सेम है, बट इंटरनली बहुत सारे उसमें अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। जो वेरियस इंटरनल अरेंजमेंट है बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हैं उनको हम माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको समझ में आएगा मैं और अच्छे से समझाता हूँ। 100 चॉकलेट है, ठीक है, अब मैंने एक को बोल दिया कि भाई तू बांट दे, ठीक है, वो अब किसी को 1 दे दे, किसी को 4 दे दे, किसी को 10 दे दे, अपनी कोई खास फ्रेंड हो उसको 50 दे दे, खुद वाले बैग में 180 डाल के आ जाए। इस टाइप से वो 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, कोई ईमानदार हो तो सबको बराबर बराबर दे दे, कोई बेईमान हो कि छोरियों को ज़्यादा देनी है छोरों को नहीं देनी है, इस टाइप से भी हो सकता है। कुछ किसी लड़के ने बांटी हो वो छोरियों को नहीं दे, छोरों को दे दे। तो बहुत सारे वेरियस इंटरनल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये 1000 चॉकलेट्स मतलब वेरियस वेज में यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, बिल्कुल। तो सेम वे में दिस 1000 जूल कैन बी रियलाइज्ड इन मैनी 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 वेज बाय दीज 100 पार्टिकल्स। ठीक है, दीज वेरियस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। इज दिस क्लियर? बिल्कुल। तो मैं बता भी सकता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल, लाइक N1 पार्टिकल हो आपके, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो आपके 16 पार्टिकल है, उनके पास में मान लो, अब समझ गए यार, ज़्यादा एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं बची। 1000 जूल को कैसे भी वो रियलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे वे हो सकते हैं। चॉकलेट वाला एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है, 1000 चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी वेज। मान लो टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की तो वो बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, और स्टूडेंट को अगर काम सौंप दिया तो पार्शलिटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, तो और वो भी स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देयर आर मैनी मैनी वेज। क्लियर है? और एक बात और क्लियर हो जाए कि माइक्रोस्टेट्स आर इन जनरल ए वेरी वेरी लार्ज नंबर। इन जनरल ये ऐसे होता है, अगर सिस्टम की बात करूं, क्योंकि सिस्टम में 100 पार्टिकल नहीं होते, सिस्टम में जनरली 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इससे नीचे तो बात ही नहीं करते। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है उसमें बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट्स आर इन जनरल, माइक्रोस्टेट्स फॉर ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, फॉर ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम is in general
ए लार्ज नंबर, ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर। ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बोला मैंने, लिखवा है मतलब कि एक थोड़ा आइडिया, थोड़ा दिमाग में स्क्रीन तो सेट होए कि हाँ ये मामला है वहां पर। तो माइक्रो स्टेट्स की जब भी बात हो तो एक बड़ा सा नंबर वहां पर पिक्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्रो स्टेट की बात हो तो मैक्रो स्टेट तो कुछ ही हो सकती है, मतलब 50, 60, 70, 100, 150, 200 इस टाइप से, बट ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। देखो ये क्या होती है एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। अब जैसे मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं एग्जांपल से। द माइक्रो स्टेट्स, माइक्रो स्टेट्स अलाउड, माइक्रो स्टेट्स अलाउड अंडर ए constraint on system are, the microstates allowed under a constraint on system are accessible microstates। अगर सिस्टम पर मैं कोई कंस्टेंट पुटअप कर दूं और फिर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उनकी बात करूं तो उस टाइम वो होंगी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, उनको बोलेंगे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। लाइक वापस से समझाते हैं अच्छे से। लाइक ये आपका क्लासरूम है, आप 100 स्टूडेंट्स हैं और जो आपको चॉकलेट्स मिली हैं वो 1000 है, ठीक है, आप एनर्जी को समझ लेना। अब मैं बोलूं कि सिर्फ गर्ल्स को देना है, एक कंस्टेंट पुटअप कर दिया ना, मैंने बोला कि सिर्फ गर्ल्स को देना है, तो जो गर्ल्स को देने के जो वेरियस वेज है अभी वही आपके एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स है। अभी सब स्टूडेंट को देने वाला तो टोटल माइक्रो स्टेट था, ठीक है। एक्सेसिबल मतलब अंडर सम कंस्टेंट इज अंडर द माइक्रो स्टेट्स अलाउड अंडर सम कंस्टेंट। लाइक मैं एक कंस्टेंट ऐसे पुट कर दूं कि एक एक सबको दे दो, बाकी रख दो, घर ले जाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब वेज है, जो वेरियस डिस्टिंक्ट वेज है, वो आपके जो इंटरनल अरेंजमेंट्स है वो आपके एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स है। कोई भी कंस्टेंट लगा दो। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपका पहले जो सिस्टम था ना, उस पर वॉल्यूम था उसका 10 मीटर क्यूब और जो उसका एनर्जी था 1000 जूल था, ठीक है। अभी मैं ये बोलूँ कि एक बार सुनो, ये आपका मैक्रो स्टेट था, मैक्रो स्टेट, और इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग लेट 30 लाख ऐसे लिखा जाता होगा मेरे ख्याल से, देख लेना बाकी, 30 लाख, ठीक है, लाख माइक्रो स्टेट हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग। एंड नाउ लेट मी पुट ए कंस्टेंट कि सिस्टम की एनर्जी सिर्फ इस रेंज में हो, 300 से 700, कोई रेंज डिसाइड कर दूं, देन व्हाट, देन द माइक्रोस्टेट्स अलाउड फॉर द सिस्टम विल बी lesser than 30 lakh and they will be called as accessible microstates, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंस्टेंट में जो आपको एक्सेस हो रही है वहां पर वो है एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, सही है। और जैसे और भी कंस्टेंट लगा सकता था, लाइक वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब, इस सिस्टम का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब हो तो कितना माइक्रोस्टेट्स होगा वहां पे, कुछ और बता दूं, इस टाइप से कोई भी कंस्टेंट पुट अप कर दे तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब इंटरेस्टिंग काम शुरू हो रहा है, और माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट आई थिंक क्लियर होगा, अगर ना भी हो तो आप एक बार बता देना, समझा दूंगा, वापस से बता दूंगा, ठीक है। बार बार बात होगी इनकी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, वैसे तो क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। मोस्ट प्रोबेबल
मैक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। देखो क्या होता है, अभी तक आपने क्या सीखा पहले उसको बात करते हैं। आपने दो चीज सीखी है, एक तो ये कि ए सिस्टम कैन हैव मैनी मैक्रोस्टेट्स, और दूसरी ये कि करस्पॉन्डिंग टू इच मैक्रोस्टेट देर आर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सही है, ए सिस्टम कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ, कैन हैव मैनी लिख देता हूं बस, मैनी मैक्रोस्टेट्स, ठीक है। एंड फॉर एंड there exists a large number of microstates corresponding to each macrostate, and there exists a large number of microstates, मतलब various internal distinct arrangements microstates corresponding to each macrostate। ये दो बातें तो आपको पता है, मैक्रोस्टेट। अब मैं जैसे बोल दूं कि ये मान लो आपके पास में 5 मैक्रोस्टेट है, सिस्टम की 5 मैक्रोस्टेट मान लो आप डिफाइन कर पा रहे हो, आपके पे कोई सिस्टम है, ठीक है। और लेट ए के जो करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो है आपके, ये मैक्रोस्टेट है एक पर्टिकुलर, इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स कुछ हो सकती है 10-20 हजार, लेट 30,000 यहां पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है। लेट यहां पर आपके 1 लाख है, 1 लाख ऐसे लिखा जाएगा, हाँ। और यहां पर इसके मान लो 10 लाख है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लो 600 है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लो 10,000 है, ठीक है। तो ये 5 मैक्रोस्टेट है और करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स है। तो अभी दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट क्या है। ये 5 मैक्रोस्टेट है सिस्टम की, इसमें से पांचों में से मोस्ट प्रोबेबल कौन है? तो मोस्ट प्रोबेबल होती है आपकी द मैक्रोस्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो जिसके पास में सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी, यहां पे 10 लाख माइक्रोस्टेट है, तो ये जो सी है ये आपका मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होता है सिस्टम के लिए। मैं एक बार डिफाइन करता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा कि क्यों मोस्ट प्रोबेबल होती है, ये क्यों ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो एक बार लिखते हैं। देखो ऐसा क्यों है कि इसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट इज व्हाट? द मैक्रोस्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स is most probable macrostate. In our example, it's C. बिल्कुल सही है, C हमारा मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है क्योंकि 10 लाख माइक्रोस्टेट है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसी मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग है। तो दिस वन इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों। देखो जो सिस्टम का जो टाइम इवोल्यूशन है ना, मतलब सिस्टम टाइम के साथ कैसे इवोल्व होता है वो देखो। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। जैसे आपका 5 मैक्रोस्टेट है, तो सिस्टम टाइम के साथ में हर मैक्रोस्टेट से पास आउट होता है, इस टाइप से सिस्टम टाइम के साथ जाता है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम से बनाता हूं, सिस्टम लिख के भी चलता हूं। सिस्टम इवॉल्व्स, सिस्टम passes through
each macro state with time, टाइम के साथ में हर एक मैक्रो स्टेट से सिस्टम पास होता है, ठीक है। लाइक मैं डायग्राम से बताऊं इस बात को। लेट यू हैव 5 मैक्रो स्टेट्स, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी एंड दैट वन इज ई। ये ए मैक्रो स्टेट है, ये बी है, ये सी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मैंने साइज इनका ऐसे बनाया कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा, अरे 30,000 10,000 वाले को बड़ा कर दिया ना, 600 को थोड़ा और, वो चलो कोई ना, देखने के लिए बना दिया मैंने ना, ठीक। अभी सिस्टम ऐसे पास होगा, पहले मान लो, और इस बार मैं माइक्रो स्टेट भी बना देता हूँ। इसमें है आपके कि ना 30,000, यहाँ पर है 1 लाख, यानी कि 100 के, यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख मतलब 1000 के ना, संभाल लेना। यहाँ पर जस्ट 600 हो रही, यहाँ पर 10 के। इस टाइप से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है, ठीक। और मैं इन माइक्रो स्टेट्स को ऐसे शो अप कर देता हूँ। ये सिस्टम 1 था, ये सिस्टम सॉरी मैक्रो स्टेट 2 है, सिस्टम नहीं, यहाँ से यहाँ तक मैक्रो स्टेट 1, यहाँ से यहाँ तक मैक्रो स्टेट 2 मतलब बी, और यहाँ पे ये वेरियस इंटरनल अरेंजमेंट्स को शो कर रहा हूँ। ये जो डॉट ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, ये माइक्रो स्टेट्स को शो कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वन इज सी, और बढ़ा देते हैं चलो इसको, और दिस वन इज डी एंड लेट दिस वन इज, इसको यार 40K कर दो, थोड़ा अब सही है, ठीक है। तो दीज आर 5 मैक्रो स्टेट्स। मैंने बोला कि जो टाइम इवोल्यूशन है सिस्टम का, वो कैसे होता है। सिस्टम हर मैक्रो स्टेट से पास होता है। तो पहले मान लो ए में था वो, तो ऐसे पास हो रहा होगा वो, मैं यहाँ बना दूँ, ऐसे पास हो रहा होगा। ए में आया, ए से फिर बी में जाएगा, बी से फिर सी में जाएगा, सी से फिर डी में जाएगा, डी से फिर ई में जाएगा। इस टाइप से सिस्टम टाइम के साथ इवोल्व होता रहता है। अब एक बात बताओ, सिस्टम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, किस मैक्रो स्टेट में सिस्टम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। देखो सिस्टम का जो सबसे ज्यादा इंटरनल अरेंजमेंट है वो कहाँ पर है, सी मैक्रो स्टेट में। तो सी में सिस्टम बहुत दौर से गुजर रहा है, बहुत इंटरनल अरेंजमेंट से गुजर रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम इसको सी में लगेगा। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर 10 लाख इंटरनल अरेंजमेंट से सिस्टम के है, तो हर अरेंजमेंट से पास होगा वो, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम उसको यहीं पर लगने वाला है। बिल्कुल सही है। तो अभी जैसे कोई आर्बिट्रेरी टाइम पर अगर आप सिस्टम को देखने आओ, तो सिस्टम के सबसे ज्यादा मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस मैक्रो स्टेट में है, सिस्टम के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में है। ऑब्वियसली जब आप कभी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे चेक करने आओगे तो हो सकता है वो आपको सी में मिले, क्योंकि ए में तो बिल्कुल जल्दी से पास हो जाएगा, बी में थोड़ा और मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा, सी में तो पूरा टाइम लेगा, डी में तो उड़ के जाएगा, ई में थोड़ा टाइम लेगा। बट मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की अगर बात करूं कि सिस्टम किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा फाइंड आउट होएगा, वो सी है। दैट्स व्हाई द नेम इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, ठीक है। तो टाइम के साथ जब मतलब सिस्टम इवोल्व होगा तो सबसे ज्यादा इस मैक्रो स्टेट में ही फाइंड आउट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी मैं एक और डायलॉग यहां पर पास कर दूं, देखो अब समझना उसको, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। चलो इसको मिटा के और फिर बात करता हूं, या फिर लिखता हूं फिर समझ जाओगे आप। द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट मतलब ये वाली चीज, यानी कि सी लगा देना, सी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट था। द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट
पहले यार एक बार रुक जाओ, उस लाइन को लिखने दो कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्यों बोला सी को, लिखने दो क्योंकि वो समझ में आ गया मुझे पता है, बट आफ्टर दैट लिखना है मेरे को, ठीक है। सिंस एज टाइम passes system will evolve through A to B, B to C and D, या फिर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, बड़ा सा क्यों लिखें। सिंस C macro state is have macro state has आएगा, has मैक्सिमम इंटरनल अरेंजमेंट्स, मैक्सिमम नहीं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स so system will spend comparatively a large time in this macro state, spend comparatively a large time, a more time कर दो यार, a more comparatively more time, more a थोड़ी होता है यार, more time in this macro state, कंपेरेटिवली मोर टाइम उसको लगेगा, विल स्पेंड मोर टाइम, काफी ज्यादा देर तक वो यहाँ पर रहेगा। अगर आप टाइम निकालना चाहो ना तो निकाल भी सकते हो कंपेयर करके। देखो ना 30,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, तो तुम कहो तो 1 करोड़ कर दूं, अब गिन लो सबसे ज्यादा टाइम सी में लगेगा उसको पास होने में, 600 में तो उड़ के जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट पास करता हूँ और आप देखना वो स्टेटमेंट किस हद तक सही है। अगर सही हो तो हम ही भरना, मतलब एक बार होता है ना गवाही देना कि हाँ आप सही बोले। देखो द मोस्ट प्रोबेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, आई मीन सी, is equilibrium state of the system, is equilibrium state of the system, state of system। क्यों इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? जहां पर सिस्टम सबसे ज्यादा रहना पसंद करे। सिस्टम सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली कहां पर रहना पसंद करेगा? सी में। सही है कि नहीं है? क्योंकि वो अब जब भी कभी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट वही है, वहां पर सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स है, सिस्टम सबसे ज्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सिस्टम के रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। सिस्टम या कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? जो लोवेस्ट एनर्जी का स्टेट होता है। सही है नहीं? सब अपनी एनर्जी लोवेस्ट रखना चाहते हैं, तो वो वहां पर जाना चाहते हैं जहां लोवेस्ट एनर्जी है। तो सिस्टम सबसे ज्यादा इस मैक्रो स्टेट में रह रहा है, इसका मतलब ये लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट है और यही आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। सही है नहीं है? बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक और बात करूं मैं, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट। The equilibrium state is most unpredictable state, most unpredictable state, या फिर मैं बोलूं सिस्टम इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और सिस्टम इज, या फिर बस इतना ही लिखो, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट। कैसे? देखो सी में, जो सी मैक्रो स्टेट है उसमें सिस्टम 1 करोड़ माइक्रो स्टेट से पास हो रहा है। ठीक है, 1 करोड़ माइक्रो स्टेट्स, यानी कि 1 करोड़
डिस्टिंक्ट इंटरनल अरेंजमेंट्स से पास हो रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इसलिए उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दिया हमने। ठीक है, अब एक चीज और, किस सिस्टम है ना सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल यही है, क्योंकि किसी भी माइक्रो स्टेट में हो सकता है वो। ठीक है, अभी देखो यहां पर है बिल्कुल उसकी कितने 10,000 माइक्रो स्टेट, यहां पर है 900, यहां से अच्छे समझ में आएगा। तो अभी वो है ना, जैसे मान लो मैं हूं, मैं मेरे फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 900 प्लेसेस पे है। ठीक है, कि 900 ऐसे प्लेसेस है जहां पर मैं फाइंड आउट हो सकता हूं, और एक बंदा ऐसा है जिसके 1 करोड़ प्लेस हैं जहां पर वो फाइंड आउट हो सकता है। 1 करोड़ प्लेसेस है जहां पर वो फाइंड आउट हो सकता है। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कौन हुआ? भाई मेरे तो 900 प्लेसेस को, अगर मान लो मैंने कुछ गलत काम कर दिया, तो सीबीआई को अगर मेरे को सर्च करना है तो 900 प्लेसेस पे वो रेड मरवा के पकड़ सकती है, क्योंकि मैं 900 पे मिलूंगा। ठीक है, और एक बंदा है विजय माल्या, वो है 1 करोड़, उसके ऐसे हैं मतलब क्या बोलते हैं प्लेसेज है जहां पर वो फाइंड आउट हो सकता है, जिनसे वो पास होता रहता है। तो 1 करोड़ प्लेसेस पे सीबीआई को रेड मारने में भी 4 बार सोचना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कौन हुआ? माल्या जी। सही है या नहीं है? तो दैट्स द सेम थिंग, द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट is most unpredictable state because system is passing through a large number of internal arrangements or microstates, number of microstates और अरेंजमेंट्स, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट से ध्यान रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट से पास हो रहा है, तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। सिस्टम के फाइंड मतलब जो प्लेसेज है जहां पर वो फाइंड आउट हो सकता है, सिस्टम कभी किसी भी अरेंजमेंट में हो सकता है ना, तो 1 करोड़ अरेंजमेंट है सिस्टम की, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। माल्या जी से आपको अच्छे समझ में आया होगा कि माल्या जी को 1 करोड़ ऐसे जगह है जहां पर वो फाइंड आउट हो सकता है, तो सीबीआई को रेड मारने के लिए बहुत ही मतलब इफर्ट मारने पड़ेंगे, क्योंकि माल्या जी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे जैसे चीजों को पकड़ना है, मेरे तो वैसे भी 2 ही प्लेस है राइट नाउ, तो कोचिंग या घर, तो मेरे को तो 2-3-4 सेकंड में पकड़ लेंगे। सही है या नहीं है? तो ये है आपका मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वाला सीन। बिल्कुल सही, क्लियर है? अच्छा, अभी एक इसी मुद्दे पर एक और पॉइंट क्लियर होएगा, और मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूँ, उसको बाद में भी दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो इसी मतलब एक चैन में एक टॉपिक है, क्या है, और वो टॉपिक तुम्हें झकझोर देगा, अभी नहीं करते हैं फिर वो है ना, मतलब सेट नहीं होगा। अभी तक तो तुम पी रहे हो, जो बोल रहे हो मान रहे हो, और वो बोलते हैं तुम बोलोगे ना 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 गलती हो गई आपसे, पर गलती मेरी नहीं है, वो तुमसे होगी। ठीक है, अभी मैं चलो बता देता हूँ, अगर ऐसी बात है तो समझा तो बाद में भी देंगे। देखो स्टैट में ना थोड़ी देर बाद आप एक रिलेशन पढ़ोगे, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा होता है वहां पर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, और एल एन का कर्व होता है ऐसे, ये अगर 1 है, एल एन का कर्व होता है ऐसे। ठीक है, ये 1 है। तो और जनरली आपको पता है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पे बहुत ही लार्ज नंबर है, पॉजिटिव नंबर है वो एक। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही बड़ा हो, अब बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा हो तो एंट्रोपी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। ये एंट्रोपी है आपकी। ठीक है, आप इसको लिखना मत, मैं जस्ट समझा रहा हूँ ना इंटरटेनमेंट के लिए। एंट्रोपी भी बहुत बड़ी होगी। तो एक बात तो कि जो मैक्रो स्टेट सी है, मैं अगर सब मैक्रो स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस स्टेट में होगी? ऑब्वियसली सी में, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सी में है। सही बात है। तो मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं, मोस्ट प्रोबेबल, बताते रहे ना सही लगे मतलब सही है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हैज
लार्जेस्ट एंट्रोपी, लार्जेस्ट एंट्रोपी। बताओ सही है या नहीं है? अच्छा सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सी है उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज्यादा है, अगर ओमेगा ज्यादा है एस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब मोस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। बिल्कुल सही बात है। चलो एक स्टेटमेंट और पास करते हैं, आप उसका बताना। द इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। होगा, क्योंकि सी तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, सी तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है, तो वही इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो जो इसके लिए स्टेटमेंट है वो इसके लिए भी होगा। द इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। सही बात है कि नहीं है? अब मामला बिगड़ेगा। अभी तक तो तुम हाँ भर रहे हो, अब बताना। 12वीं में एक बात पढ़ी है, छोटी सी बात आई थिंक पढ़ी होगी 12th में, कि एंट्रोपी क्या होती है। 12th में पढ़ा होगा कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। सही है। सिंस यू नो कर देता हूं मैं, पता ही होगा। एज यू नो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। बताओ हाँ भरो, होता कि नहीं होता ऐसे? डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट है एंट्रोपी। अब मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं और कृपया शांति बनाए रखे। देखो, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। वापस से सुन लेना, द इक्विलिब्रियम स्टेट is most disordered state। बताओ पच रहा कि नहीं पच रहा? द इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। मैंने बताता हूं क्यों लिखा है मैंने। देखो, द इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी। वो सबसे ज्यादा एंट्रोपी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब एंट्रोपी किसी में ज्यादा है, किसी सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पर डिसऑर्डरनेस भी बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना, रूम में सामान बिखरा पड़ा होता है तो अबे बहुत एंट्रोपी कर रखी है। सही है कि नहीं है? तो सेम वे में अगर एंट्रोपी कहीं पे ज्यादा है तो वहां पर सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, क्योंकि मतलब जो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब इक्विलिब्रियम स्टेट की लार्जेस्ट एंट्रोपी है ये तो अपनी हाँ भरी है। इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। नहीं पच रहा ना? यही स्टेट है, यही फिजिक्स है, और ये सही है। अब देखो, सुनो कैसे, थोड़ा सा मैं लिखता हूं इसमें एक दो शब्द। देखो यहां पे फोकस करो। डिसऑर्डरनेस एक्चुअल में व्हाट? यार एक मैं मान लो, ठीक है, एक मैं ऐसा बंदा हूं जो, एक मान लो कोई ऐसा बंदा है जो, देखो यहां पर कितने 30,000 दौर से गुजर रहा हो। दौर मतलब बैड टाइम, ठीक है, बैड टाइम 30,000 टाइम्स बैड टाइम से गुजरा हो। ठीक है, और कोई हो कि 1,00,000 बार बैड टाइम से गुजरा हो, और कोई मेरे जैसा है जो 1,00,00,000 बार बैड टाइम से बुरे दौर से गुजरा है। ठीक है, और एक 900 बार ही गुजरा है बस, मतलब पास हुआ है, फेस किया उसने। ठीक है, एक 40K टाइम्स फेस किया है बैड टाइम को। अब बताओ मोस्ट डिसऑर्डर्ड क्या कौन होगा? मैंने 1,00,00,000 बार बैड टाइम को फेस किया है। अब सुना एक ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है, वह समझ में आ गया होगा कि 1,00,00,000 बार मैं 1,00,00,000 दौरों से गुजरा हूं। डिसऑर्डर तो होऊंगा ना, मोस्ट स्टेबल पर्सन होऊंगा कि नहीं होगा? जो 1,00,00,000 दौर से गुजर चुका होता है ना, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी होती है। सही बात है कि नहीं? उस पर एक ही होता है कि भगवान बुला ले। सही बात है या नहीं है? सेम वे में
The equilibrium state is most disordered state because in equilibrium state system passes through many micro states. System have many internal arrangements. In equilibrium state system has a lot of internal arrangements from which system passes. In equilibrium state system passes through a large number of internal arrangements. अब वहां पे इंटरनल अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो भाई डिसऑर्डरनेस तो होगी ना, एंट्रोपी होगी ना ज्यादा, फिर सही है कि सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट होता है इक्विलिब्रियम। अब अपने आप को बोल के देखो ये बात, फिर पूछना सही है क्या। सिंस सिस्टम passes through a large number of internal arrangements in the equilibrium state, arrangements in equilibrium state, that's why it's most disordered. I hope आप लिख पाओगे, most disordered, this is the thing। सबसे ज्यादा दौर से गुजरा हूं, मोस्ट डिस्टर्ब, अगर मैं सही बोलूं तो मोस्ट डिसऑर्डर्ड। हो सकता है मेरे यहाँ के जो ग्रंथि है जो भी है सब बाहर निकल ली हो, मतलब भ्रष्ट हो गया हो दिमाग एकदम। एक बार 1000 मतलब 1 करोड़ बार अगर किसी ने धक्के खा लिया अपनी जिंदगी में, क्या ही बचता है यार, सोच के देखो ना। मोस्ट डिसऑर्डर्ड होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, सही है कि नहीं है, दिस इज द थिंग। चलो और अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आई थिंक यार आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटमैक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो तो क्या होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटमैक, the fundamental theorem of StatMech, fundamental theorem of statistical mechanics, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। क्या इसका ये दूसरा नाम भी है, थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। देखो क्या है आपने क्या पढ़ा अभी तक, ए सिस्टम कैन हैव मैनी मैक्रो स्टेट्स लाइक ए बी सी डी ई, इस टाइप से 5 मैक्रो स्टेट्स हो सकती है आपके सिस्टम की, मैक्रो स्टेट। और आपको एक ये भी पता है कि एक इंडिविजुअल मैक्रो स्टेट में बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स होती है, सही बात है। लाइक यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 10K, यहाँ पर है 800, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 400-500 कुछ लगा लो यार, 1000 1200 लगा लो, चलो अपना क्या 1000 1200, ठीक है। तो अब देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है, मिटा देने उसको। थ्योरम बोलती है कि एक मैक्रो स्टेट में, एक मैक्रो स्टेट में पहले समझा देता हूं, जिसमें कोई भी एक मैक्रो स्टेट टारगेट कर लिया, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट probability of finding the particle, probability of finding the system, of finding the system in a micro state, in a particular in a particular micro state is
equal in a particular macro state, probability of finding the system in various microstate is equal। मैं समझाता हूँ, एक बार रुक जाओ बस। इक्वल, देखो ये सी है, सी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब सी में 800 माइक्रो स्टेट है, तो जैसे मैं अगर सी का ये बॉक्स बनाऊं तो इस टाइप से इसमें 800 माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये मान लो 35th माइक्रो स्टेट हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल बी इन 35। देखो सिस्टम ऐसे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे जा रहा है सिस्टम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज इन 35th माइक्रो स्टेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन 35th माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट सी मैक्रो स्टेट में 35th माइक्रो स्टेट में इस पर्टिकुलर इंटरनल अरेंजमेंट में सिस्टम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो बोलता है कि हर माइक्रो स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी, सिस्टम के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ईच माइक्रो स्टेट इज इक्वल इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन वेरियस माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल। तो क्या होगा फिर ये 35 में 1/100, 1/800। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मान लो ये आपका 300 माइक्रो स्टेट हो, ये वाला इंटरनल अरेंजमेंट हो सिस्टम का, तो इस 300 वाले में सिस्टम फाइंड आउट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/800। तो ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। अब मैं P707 इस वाली माइक्रो स्टेट में सिस्टम फाइंड आउट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/800। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। क्या स्टेटमेंट कि ऑल, मैं एक बार और लिख देता हूं इसको दूसरे वे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल according to this theorem all micro states in a particular, पूरा लिख दो, और all micro states are equally probable in a macro state। ये वर्ड ज्यादा जरूरी है लिखना। अब पूरे मतलब सिस्टम के जितने भी माइक्रो स्टेट्स होती हैं उनकी बात नहीं करते, हमेशा एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स की बात करते हैं, और उस हर माइक्रो स्टेट में सिस्टम के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर 800, जैसे अगर ये कोई मैक्रो स्टेट हो, इसमें इस टाइप से 10 अगर माइक्रो स्टेट्स है, तो सिस्टम के थर्ड में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10, सिस्टम के फिफ्थ में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10, इस टाइप से फिर सिस्टम के 7th में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। हर माइक्रो स्टेट में फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। आई होप यू विल गेट इट। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। इंटरेस्टिंग है काफी, देखो thermodynamical probability। Next one is thermodynamical probability। ये क्या होता है, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट्स को बोलते हैं,
किसको? माइक्रोस्टेट्स को ही। तो ओवर एंड आउट। माइक्रोस्टेट्स in a particular macrostate corresponding to a particular macrostate are also called as corresponding to a particular macrostate are also called as thermodynamical probability। माइक्रोस्टेट्स को ही, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को ही थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो इस टाइप से ओमेगा, और समटाइम्स इस टाइप से ये वाला, और कुछ भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं लोग, डब्लू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी सिंबल यूज हो सकता है। एंड दिस इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। एक बात बिल्कुल ध्यान दें, इसके नाम में प्रोबेबिलिटी है, बट इसका प्रोबेबिलिटी से लेना देना कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि जनरली ये नंबर कितना होता है? बहुत बड़ा। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 और 1 के बीच में। इट्स नेम कंसिस्ट प्रोबेबिलिटी, बट इट डजंट हैव एनी रिसेम्बलेंस विद प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। ऑब्वियसली इट्स नेम consist word probability but it doesn't have any resemblance with प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। दिस इज थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। अब दो, इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैक्रोस्टेट क्या होती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। माइक्रोस्टेट्स क्या होती है? माइक्रोस्टेट्स हमेशा एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होती है। वेरियस डिस्टिंक्ट इंटरनल अरेंजमेंट्स आर माइक्रोस्टेट्स। ओवर एंड आउट। बताया था कि 1000 चॉकलेट एक क्लास में वेरियस वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाहर वाले को तो पता है, दुकान वाले को पता है 1000 चॉकलेट लेके गए, बट यहाँ किसको कितने मिली है वो हमको पता है। तो जो ये भ्रष्टाचार है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, दैट इज वेरियस माइक्रोस्टेट्स, इंटरनल अरेंजमेंट्स, डिस्टिंक्ट इंटरनल अरेंजमेंट्स। और फिर है एक जो इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी कि जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है वही इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। दैट वाज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट एंट्रोपी इज मैक्सिमम, सो देयर इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, बाय।